अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल वॉल। ओके, अब न्यूक्लियस जो होता है वो सेल वॉल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है और ये आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। क्लियर? Remember the temporary amount of onion peel we prepared? We had put iodine solution on the peel. Why? Why would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solutions? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? Clear? तो ये जो एक्टिविटी जो है इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, ओनियन लेना है, ओनियन पील। ओके, तो ओनियन जो होती है ना उसकी एक लेयर्स को आपको क्या करनी है, निकालनी है और उसका क्या करना है आपको टेम्परेरी माउंट बनाना है। मतलब ग्लास स्लाइड बनाते हैं ना, वो लेयर निकाल के उसके ऊपर सेफ्रिन सॉल्यूशन डाल के कवर स्लिप लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, उसका टेम्परेरी माउंट बन जाता है। फिर उसको आप क्या करना है, आपको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी करनी है उस ओनियन पील की। क्लियर? पहली चीज। अब एक बार ही आपने कर लिया है, ओनियन पील का लेयर उतार के उसका टेम्परेरी माउंट बनाया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी करिए। क्लियर? पहली चीज। अब आपको इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने ओनियन का जो पील बनाया था उसके ऊपर आपको क्या डाल देना है, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल के फिर आपको क्या करनी है, मतलब माउंट, टेम्परेरी माउंट तैयार करना है। क्लियर? हाँ, और फिर उसका क्या करना है, अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो क्या करनी है, आपको स्टडी करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपने ओनियन पील दो तरीके से तैयार किया है। एक तो ओनियन पील किया है आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, एक ओनियन पील का टेम्परेरी माउंट तैयार किया है विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन का। ओके, और दोनों की स्टडी जो है वो आपको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्टडी करनी है। फिर आपको क्या करना है, ट्राई इट एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस इज। मतलब दोनों तरह का जो माउंट आपने तैयार किया है, एक आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, एक विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, तो दोनों के बीच में, दोनों का जो टेम्परेरी माउंट के बीच में आपको कोई डिफरेंस जो है वो आपको कुछ नजर आता है या नहीं आता है, ये आपको देखना है। क्लियर? तो आप देखते हैं कि वो टेम्परेरी माउंट जिसके ऊपर आपने क्या डाला था, आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या है कि सेल के अंदर क्या दिखते हैं, कुछ कलर्ड पार्ट जो है वो आपको क्या करता है, नजर आता है। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के अंदर सेल के अंदर आपको क्या दिखते हैं, कुछ कलर्ड पार्ट जो है वो आपको क्या करता है, वहां पे दिखाई देते हैं। ओके, और वो टेम्परेरी माउंट जिसको आपने विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन से तैयार किया था उसमें सारे जो सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मली मतलब आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कलर्ड वगैरह नहीं दिखाई देता है। लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होता है कि सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, कलर्ड, मतलब आपको क्या दिखाई, मतलब कलर वाले दिखाई देने लगते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल कंपोजिशंस डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली, सम रीजन्स अपीयर डार्कर एंड अदर रीजन्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन we could also use saffron solutions and methylene blue solutions to stain the cell. We have observed cell from an onion. Let us now observe cell from our on body. Okay, तो इसमें ये बताया गया है कि जब आप क्या करते हो, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो उस ओनियन पील के ऊपर और फिर उसका टेम्परेरी माउंट बनाते हो, फिर अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हो, तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, कुछ रीजन्स तो आपको क्या दिखाई देते हैं, डार्कर दिखाई देते हैं। ओके, और कुछ रीजन्स जो होते हैं वो आपको क्या दिखाई देते हैं, लाइटर दिखाई देते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, तो मतलब इसके अंदर ये होता है कि जो अंदर क्या आते हैं, सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, उन सेल ऑर्गेनेल का जो कंपोजिशन जो होता है, ओके, केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेल के अंदर अलग अलग रीजन्स जो होते हैं, उनका जो केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो अलग अलग होता है, और उनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होने की वजह से वो कुछ रीजन्स जो होते हैं वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो मतलब कैसा कलर आ जाता है, डार्क कलर रहता है। और कुछ रीजन्स जो होते हैं वो आयोडीन से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं तो उसके हिसाब से उनका लाइटर आता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये बताया गया है कि सेल के अंदर क्या है, अलग अलग क्या है, रीजन्स है। ओके,
अलग अलग रीजंस का मतलब ये हो सकता है कि सेल के अंदर क्या है, अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गेनली होते हैं। और वो ऑर्गेनली जो होते हैं या वो रीजंस जो होते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग होने की वजह से क्या होता है कि वो जो आयोडीन के साथ, आयोडीन भी क्या है, केमिकल है, तो वो आयोडीन केमिकल के साथ क्या करते हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। इसकी वजह से सेल के अंदर आपको कुछ रीजन्स जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, डार्कर दिखाई देते हैं, कुछ रीजन्स जो होते हैं वो लाइटर दिखाई देते हैं। यदि आप ओके, पहली चीज आपको समझ में आ गया है कि कुल मिला के इससे क्या रिजल्ट निकला है कि सेल के अंदर क्या है कि मतलब बहुत और मतलब अलग अलग तरह की रीजंस है, या सेल के अंदर क्या है कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। ओके, यदि आपको क्या करना है, सेल को स्टेन करना है, कलरफुल बनाना है, ओके, सेल को मतलब कलर लेके आना है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में आप सेफ्रीन सॉल्यूशन से माउंट तैयार बना सकते हो, या फिर मिथाइलिन ब्लू जो है उससे क्या कर सकते हो आप किसी भी सेल को क्या कर सकते हो, कलरफुल जो है या उसके रीजन्स को क्या कर सकते हो, डार्कर और लाइटर जोन्स के अंदर क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। क्लियर? तो ये पूरी एक्टिविटी है, इसके अंदर हमें सेल के बारे में ये बताया गया है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं या अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 5.7। उसमें हमें देखना है कि हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड द surface of the chick. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle we can transfer this materials, can spread it evenly on a glass slide, kept ready for this. To color the material we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for the observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. Okay, what do we observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet. Okay, तो इसके अंदर आपको क्या लेना है, सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेनी है। ओके, क्या लेनी है, एक ग्लास स्लाइड, और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर भी क्या रखना है आपको, एक ड्रॉप जो है उसके ऊपर एक बूंद जो है पानी डाल देना है। क्लियर? पहली चीज। ओके, फिर दूसरा आपको क्या करना है, चिक सेल लेनी है। चिक सेल क्या लेनी है, चिक सेल लेनी है, और उस चिक सेल को क्या करना है, आइसक्रीम का जो स्पून होता है ना, उससे उस ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको क्या कर देना है, पूरा स्क्रैप कर देना है, मतलब फैला देना है। क्लियर? चीज, पहली चीज। क्लियर? अब क्या करना है, आपने क्या क्या किया है, ग्लास स्लाइड ली है, ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने एक बूंद पानी डाला है, उस एक ड्रॉप वाटर के ऊपर आपने क्या डाली है, चिक सेल डाली है। उस चिक सेल को मतलब आपको क्या करना है, फैलाना है, स्क्रैप करना है। ओके, तो उससे क्या करना है, किसकी हेल्प से करेंगे, आइसक्रीम स्पून की सहायता से करेंगे। क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि अब ये जो आपको क्या करना है कि जैसे आप चिक सेल की स्टडी करना चाहते हो, तो वो जो चिक सेल जो है आपको कलरफुल दिखे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस चिक सेल के ऊपर आपको क्या डाल देना है, मिथाइलिन ब्लू डाल सकते हो, सैफरिन सॉल्यूशंस डाल सकते हो, या फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाल सकते हो। इन तीनों में से कोई भी चीज किसी भी सेल को स्टैंड करने के अंदर, कलरफुल बनाने के अंदर क्या करते हैं, काम में आती है। तो आपको इन तीनों को डाल के फिर आपको क्या कर देना है, उसके ऊपर क्या रख देनी है, कवर स्लिप जो है उसके ऊपर रख देनी है। क्लियर? वापस से समझ लेते हैं। ग्लास स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड के ऊपर आपको एक ड्रॉप वाटर डालना है, फिर उसके ऊपर चिक सेल रखनी है, उस चिक सेल को आइसक्रीम स्पून से स्क्रैप करना है, फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, मिथाइलिन ब्लू डालना है, ताकि जो सेल आपको दिखे वो कलरफुल दिखे। और उसके बाद में मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद उसको उसके ऊपर क्या कर देनी है, कवर स्लिप डाल देनी है। ठीक है, कवर स्लिप लगाने के बाद में आपको क्या करना है, अंडर माइक्रोस्कोप जो है आपको क्या करनी है, इसकी स्टडी करनी है। ओके, और फिर जो कुछ भी आपको दिखता है उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। मतलब कोई भी शीट या कोई भी नोटबुक, इसके अंदर भी आपको जो कुछ दिखता है उसको ड्रॉ करना है। क्लियर? जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, तो वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नियर द सेंटर ऑफ द ई सेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन ओनियन पील सेल। ओके, तो आप देखेंगे कि जब आप
माइक्रोस्कोप के नीचे चिक सेल की स्टडी करते हैं तो आपको दिखता है कि जो सेंटर मतलब जो सेल का जो सेंटर होता है उसके बीचों बीच आपको क्या दिखाई देता है, एक डार्क कलर का क्या दिखता है, डार्क कलर का दिखता है, मतलब एकदम डार्क कलर का क्या दिखता है, स्पोर्ट दिखता है। ओके, और उसका जो शेप होता है वो कैसा हो सकता है, स्फेरिकल होता है या फिर ओवल जैसा हमें क्या मतलब दिखाई देता है, मतलब या फिर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें जो सेल जो होती है ना उसके सेंटर के अंदर क्या करती है, दिखाई देती है। इसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह की सेल जो होती है वो आपको माइक्रोस्कोप, चिक सेल की स्टडी जब आप अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं तो उसके नीचे आपको देखने को मिलता है कि जो सेल का जो सेंटर होता है, ये जो सेल का जो सेंटर है इसके अंदर ये एक डार्क कलर मतलब एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको दिखाई देती है, जो क्या होती है, डार्क कलर की होती है। ओके, इसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो अगर ये हमने किया है चिक सेल के साथ एक्सपेरिमेंट, यदि यही हम ओनियन पील सेल के साथ करते हैं, ओनियन सेल के साथ में करते हैं, तो भी हमें क्या होता है, उस सेल के अंदर एकदम सेंटर के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो दिखाई देती है। वो डॉट लाइक हो सकती है, स्पेरिकल, ओवल, कोई सा भी शेप का हो सकता है और डार्क कलर की होगी और मतलब एकदम सेंटर, मतलब सेल के सेंटर के अंदर होती है ये स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो ये पूरा हमने पढ़ा है कि जो सेल होते हैं उसके सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है उसको हम अब क्या करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। क्लियर? द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. Clear? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे हमने देखा है कि कोई भी प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो न्यूक्लियस होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कोई मेम्ब्रेन है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर होती है। डबल लेयर का मतलब होता है कि जैसे एक सर्कल होगा, उसके बाद में क्या होगा, अगर दूसरा सर्कल होगा तो उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, पोर होते हैं। अब ये पोर का क्या फंक्शन है कि ये जो पोर जो होते हैं वो न्यूक्लियस मतलब जो होता है ना उससे उसके अंदर और बाहर अगर कोई मटेरियल का आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ओके, तो वो जो ट्रांसफर होगा न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस से कोई मटेरियल बाहर जाएगा या फिर बाहर से कोई मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में आएगा, तो वो किसके थ्रू होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होंगे उसके थ्रू होगा। ओके, तो न्यूक्लियस के बाहर जो सेल का जो मतलब रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक एनिमल सेल जो है उसका डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। तो ये वाला जो रीजन है, ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस जो है इसके यहाँ पे जो चारों तरफ जो सर्कल है उसके अंदर दो सर्कल दिख रहे होंगे आपको, 1 और 2। ओके, तो ये जो न्यूक्लियर मतलब ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? पहली चीज, न्यूक्लियस क्या है, सेंटर के अंदर जो सर्कल वाला पोर्शन होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन जो है उसको हम बोलते हैं, ये जो मैंने सर्कल किया है दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, डबल लेयर। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है वो डबल लेयर। ओके, ये दिख रहा है, मतलब इस तरह का होगा वो। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो कैसी होती है, डबल लेयर होती है। अब आपको एक टर्म आया यहाँ पे, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो जो न्यूक्लियस के बाहर ये जो चीज होती है, ये जो मतलब लिक्विड जैसा जो होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनिज जो होते हैं वो क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे न्यूक्लियस से कोई मटेरियल जो है बाहर जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म में जाएगा, न्यूक्लियस से कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाएगा,
और साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल जो है वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जाएगा। ओके, तो मतलब ये किसके द्वारा होता है, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो उसके द्वारा जो होता है वो मतलब न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो होते हैं वो मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर, आपको यहाँ पे समझ में आ गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, तीन चीजें हमने यहाँ क्या करी है, इस पिक्चर से समझी है। ओके, the nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. Chromosomes contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for the constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin materials get organized into chromosomes. Okay. अब हमने क्या करा है, इस पूरे पैराग्राफ को क्या कर लिया है, थ्रू आउट क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी नई टर्म जो है वो काम में आई है। तो यहाँ पे आया है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्लियर, दूसरा आया है क्रोमोसोम्स के बाद में यहाँ पे आया है डीएनए क्या होता है। ओके, डीएनए के बाद में यहाँ पे लिखा है कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये हम करेंगे। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जीन्स जो है एक नया टर्म आया है। फिर इसके बाद में क्रोमेटिन मटेरियल्स जो है वो एक नया टर्म जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। क्लियर, अब हम देखते हैं किस तरीके से हमें समझना है। जो न्यूक्लियस जो होता है, ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होते हैं मतलब जब सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, क्लियर, मतलब जब सेल कि मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है, तो सेल के मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और जैसे ही सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन चालू हो जाता है, जब सेल डिवाइड करती है तो उस समय ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता है तब हम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब सेल के अंदर डिवीजन चालू हो जाता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर जो रहता है। मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो रोड शेप स्ट्रक्चर के अंदर यदि कन्वर्ट हो जाता है जब क्रोमेटिन मटेरियल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे अब हमने निकाला यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है, ये जो सेल है और ये पूरा का पूरा क्या है, सेल है। सेल के सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर है, ये पोर है, ये वाला पोर है, ये पोर है और ये पोर है। ये क्या करता है कि मतलब जो मटेरियल्स जो होते हैं उसको इन और आउट करने के अंदर क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो काम में आते हैं। क्लियर, अब जब सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है तो सेल के अंदर क्या होती है, इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, लेकिन जैसे ही मतलब सेल के अंदर डिवीजन चालू हो जाता है, ओके, सेल तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो होती है वो किसके अंदर मतलब कन्वर्ट हो जाती है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह के रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, जैसे ये इस तरह के रोड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम इन क्रोमेटिन मटेरियल को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर, अब ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है।
ओके। और जो आरएनए होता है उसका फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अभी आपको यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म करना है। अब ये जो डीएनए जो होता है इसकी जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, ओके, जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्लियर। तो इसी जीन्स का, ये जीन जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि जो हम देखते हैं कि जैसे मतलब कुछ करेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कोई चाइल्ड बोर्न होता है तो उसके अंदर कुछ करेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स की जैसे होते हैं, या तो मदर की जैसे होते हैं या फादर की जैसे होते हैं। तो मतलब कुछ फीचर्स जो होते हैं पेरेंट्स से, कुछ फीचर्स जो होते हैं वो बच्चे के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन का मतलब चाइल्ड के अंदर किसके द्वारा इनहेरिट होते हैं, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो होता है जीन्स की वजह से। और ये जीन्स किसके ऊपर लगे रहते हैं, डीएनए के ऊपर। और जो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होती है, ओके, वो मतलब जीन्स के अंदर स्टोर रहती है। और ये जो जीन्स होते हैं ना, वही इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मतलब जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर। तो यहाँ पे ये पूरा आपको किसका स्ट्रक्चर्स बताया गया है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स बताया गया है कि न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है जब तक सेल डिवाइड नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो किसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर, मतलब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, फिर ये जो क्रोमोसोम्स जो होता है वो किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और फिर ये जो डीएनए जो है वो उसके ऊपर जीन्स होते हैं। ओके, यही जीन्स जो होते हैं वो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो फीचर्स हैं, जो करेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कहते हैं इनहेरिट करते हैं, मतलब भेजते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर करेक्टर्स या फीचर्स को क्या करना, भेजना, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर। तो यहाँ पे पूरा ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। The nucleus play a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, ओके, जब भी क्या होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर, मतलब जब भी सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है तो सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। तो सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका क्या होता है, डिवीजन होता है। क्लियर। तो उस क्रोमोसोम्स के अंदर जब डिविजन्स होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद क्या होती है, मतलब दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर उसके बाद सेल के अंदर क्या होगा, वो डिवाइड होगी और उससे क्या बनेगा, दो नई सेल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है या सेल का डिवीजन होता है, जब भी एक सेल से दो सेल्स बनती हैं, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस का। ओके, जो न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी के अंदर क्या होता है, मेनली डिविजन्स होता है। क्लियर। तो उसके बाद जो होती है एक सेल से क्या बनती है, दो सेल्स बनती है। ओके, इन सम In some organisms like bacteria, the nuclear regions of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. Such an undefined nuclear regions containing only nucleic acid is called a nucleoid. Such organisms whose cell lack a nuclear membranes are called prokaryotic. ओके, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्लियर। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब इस पैराग्राफ के अंदर दो मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो होता है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और दूसरा होता है यूकैरियोट्स क्या होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर क्या होता है, जिसकी जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो
एब्सेंट हो तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलोगे, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव या प्राइमरी टाइप का क्या हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ये बात है कि जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, लैक होती है, मतलब एब्सेंट होती है। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। ओके, या अनडिफाइंड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या फिर मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो। ओके, तो अगर किसी के अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, ओके, तो उस न्यूक्लियर रीजन के अंदर क्या होगा कि जो भी कंटेंट होता है, जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है उस न्यूक्लियस के अंदर, तो उस न्यूक्लिक एसिड को आप क्या बोल देते हो, न्यूक्लियोइड्स कह देते हो। क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से आप बोलते हैं उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो हम बोलते हैं उसको यूकैरियोट्स। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे प्लांट सेल है, या फिर कोई भी एनिमल सेल्स जो होती है वो यूकैरियोट्स के क्या है, एग्जांपल है। अब हम दोनों को क्या करते हैं, पिक्चर से समझ लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये किसकी पिक्चर दिखाई गई है, प्रोकैरियोटिक सेल की पिक्चर दिखाई गई है। क्लियर। ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाला रीजन जो है, ये जो बीच में जो सेंटर में जो है वो क्या है, न्यूक्लियस वाला रीजन है। ओके, ये क्या रीजन है, ये जो जिसको मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे शो कर रही हूँ ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस वाला रीजन बोलते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस वाला रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इसके चारों तरफ ये मैंने बाउंड्री बनाई है, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो इनके अंदर जो जितना भी मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, वो क्या रहता है, जो साइटोप्लाज्म जो ये बाहर सेल के अंदर है इसके क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है, पहली चीज। ओके, अब हम देखते हैं एनिमल सेल का एग्जांपल। तो आप एनिमल सेल में जब आप देखेंगे तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ओके, ये है न्यूक्लियस, ये वाला जो है वो है न्यूक्लियस। क्लियर। ये जो चीज ना, ये वाला जो बताया गया है ये है न्यूक्लियस। क्लियर। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि क्या प्रेजेंट है, ये एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म से मतलब सेपरेट रहता है, किसकी वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। तो दोनों में क्या फर्क है कि ये जो दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स जो है इसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और उसका एग्जाम्पल है जितने भी मतलब प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वो किसके एग्जाम्पल हो गए हैं, यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर। अब जो प्रोकैरियोटिक cells also lack most of other cytoplasmic organelle present in eukaryotic cells. Many of the function of such organelle are also performed the poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles but not with plastids as in eukaryotic cells. तो इसके अंदर बताया गया है, सबसे पहले हम देखते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो ये किसका पिक्चर है, यूकैरियोटिक सेल्स का पिक्चर है। क्लियर। तो इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये जो मतलब जो ये जो ग्रे ये जो पीछे लाइट कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्लियर। इसको हम मतलब सेल का अंदर जो फ्लूइड होता है ना उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखेंगे तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं
वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्लियर। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है कि कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है। ओके, सिर्फ इसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। और तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया कि इसके अंदर क्या हो गया है कि मतलब जो सेल ऑर्गेनली जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्लियर। तो ये दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, ये जो प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स के होते हैं, इनके बीच में दोनों में डिफरेंस क्या है, और इन दोनों के जो एग्जांपल्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं, क्लियर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।